ये है शेर शाह सूरी, है ना। मुगल काल के स्थापना के बीच में शेर शाह सूरी का 5 वर्ष का शासनकाल वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे शेर शाह सूरी कौन था और इसने दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थापना, सूर राजवंश की स्थापना कैसे किया था। ओके, आइए शुरू करते हैं। शेर शाह सूरी, सूर राजवंश। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1540 से, एक मिनट, हाँ, शेर शाह सूरी सूर राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे। 1540 से 1555 ईस्वी तक का जो काल था वह सूर राजवंश के काल के रूप में जाना गया, है ना। 1540 से 1555 यानी कि 15 वर्षों का जो काल था दिल्ली के तख्त पर सूर राजवंश के काल के रूप में जाना गया। सूर राजवंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बिहार का रहने वाला था। ये पहला बिहारी था जो दिल्ली के साम्राज्य पर स्थापित हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। ओके, कहा जाता है कि दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक थे मोहम्मद शाह नुहानी। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक थे मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो सॉरी, दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक थे बहार खां लोहानी, है ना, ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। शेर खां के बचपन का नाम फरीद खां था और दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां लोहानी के अधीन फरीद खां कार्य करता था और उसी कार्य के दौरान फरीद खां एक बार शेर को अपने हाथों से मारा था और इससे प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां के उपाधि से विभूषित किया था और यहीं से इसका नाम पड़ गया था शेर खां। ठीक है, तो शेर खां कैसे नाम हुआ वो समझ में आ गया। शेर खां बाद में बिहार का नायब सूबेदार बना, है ना, बिहार का नायब सूबेदार बना था बिहार का। 1529 ईस्वी में जब बंगाल का शासक नुसरत खां, है ना, बंगाल का शासक था उस समय नुसरत खां। 1529 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल का शासक नुसरत खां जो है वह बिहार पर आक्रमण कर दिया, है ना। शेर खां जो है वह नुसरत खां को पराजित कर दिया। शेर खां नुसरत खां को पराजित कर दिया और पराजय के बाद हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। हजरत ए आला किसको कहा गया? शेर खां को, है ना। एक और आला के नाम से एक और थे, रैयत ए आला। रैयत ए आला ये खिज्र खां, सैयद वंश के जो शासक थे खिज्र खां, उनको रैयत ए आला कहा गया था। और हजरत ए आला शेर खां, जब वह बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित करता है तो हजरत ए आला की उपाधि को धारण करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था जो कि जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे, हसन खां। शेर खां के पिता का नाम हसन खां। ओके, शेर खां का जो वास्तविक जो संघर्ष शुरू होता है वह हुमायूं के साथ, है ना। शेर खां और हुमायूं के बीच दो प्रमुख युद्ध होता है। पहला युद्ध चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 में, चौसा का युद्ध। और चौसा के युद्ध में शेर खां जो है हुमायूं को पराजित करता है और पराजित करने के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है। यहीं से शेर खां का नाम हो गया शेर शाह। ओके, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि को धारण किया और यहीं से शेर खां का नाम पड़ गया शेर शाह। ओके, दूसरा युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी
और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। इसी युद्ध में शेरशाह हुमायूं को बुरी तरह पराजित करके दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली पर सूर राजवंश को स्थापित करता है ना। 1540 में हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो जाता है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, और इस पराजय के बाद जो है हुमायूं भारत से भाग जाता है, छोड़कर चला जाता है और दिल्ली के तख्त पर सूर राजवंश को स्थापित करता है शेरशाह सूरी, जो कि 1540 से 1555 ईस्वी तक दिल्ली के तख्त पर सूर राजवंश की स्थापना रही। ठीक है, 15 वर्षों तक जो है वह मुगल राजवंश समाप्त हो गया और सूर राजवंश स्थापित रहा दिल्ली के तख्त पर। दिल्ली में सूर राजवंश की स्थापना किया गया और इस तरह द्वितीय अफगान राजवंश दिल्ली के तख्त पर स्थापित हुआ। पहला अफगान राजवंश जो था वह लोदी वंश था। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश लोदी वंश था और दूसरा अफगान राजवंश था सूर राजवंश, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था 1540 में। ठीक है, शेरशाह सूरी की अन्य विजय देख लीजिए। तो रायसीन की विजय, जब शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया, सूर राजवंश को स्थापित किया, तो 1542 ईस्वी में इसने रायसीन पर विजय हासिल किया। 1542 ईस्वी में वहां का शासक पूरनमल था और इसको काला धब्बा कहा गया। शेरशाह सूरी के जीवन काल में जो युद्ध शेरशाह सूरी किया था उसमें काला धब्बा कौन था? तो रायसीन का विजय, क्योंकि इसमें शेरशाह सूरी को बहुत ज़्यादा रक्तपात बहाना पड़ा था, निर्दोष लोगों की हत्या करनी पड़ी थी, इसलिए इसको उसके जीवन काल का काला धब्बा कहा जाता है। दूसरा मारवाड़ की विजय, 1544 में मारवाड़ की विजय किया था। वहां का शासक था मालदेव, मारवाड़ का शासक मालदेव। यह युद्ध शेरशाह के लिए बड़ा कठिन साबित हुआ था, है ना। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की साम्राज्य को खो दिया होता। बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो दिया होता? तो मारवाड़ का विजय ये 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी करता है और यह उसका एक कठिन विजय साबित होता है। उस समय वहां का शासक मालदेव था। तीसरा और अंतिम जो युद्ध होता है शेरशाह सूरी का कालिंजर पर 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण करता है। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था, कीरत सिंह। इस युद्ध में कालिंजर पर जब वह आक्रमण कर रहा था तो 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी एक अस्त्र चला रहा था, उक्का, है ना। उक्का नामक एक अस्त्र चला रहा था, शेरशाह सूरी खुद चला रहा था। और उक्का अस्त्र चलाने के दौरान जो है वह उक्का अस्त्र डायरेक्ट उसके मतलब आगे बढ़ने के बजाय शेरशाह सूरी पर ही फट गया वो, है ना। एक प्रकार का बम टाइप का था और वह फट गया और उसके कारण जो है शेरशाह सूरी इस लोक से चल बसा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई कालिंजर पर अभियान करने के दौरान। 22 मई 1545 ईस्वी को उक्का अस्त्र चलाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात इसको सासाराम, बिहार है ना में सासाराम है, वहाँ शेरशाह सूरी खुद अपना मकबरा बनवाया था। अपने जीवन काल में ही शेरशाह सूरी खुद अपना मकबरा बनवाया था। उसी मकबरे में जो है शेरशाह सूरी को दफनाया गया, है ना। उसके मृत्यु के बाद उसी मकबरे में शेरशाह सूरी को दफनाया गया, जिस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी खुद किया था। देख लीजिए, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ मकबरा है और ये मकबरा शेरशाह सूरी अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा खुद बनवाया था। सासाराम में ये मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। ओके, ठीक है। सूरी के मृत्यु के बाद उसके कौन कौन उत्तराधिकारी बने केवल नाम देख लेना है। हालांकि शेरशाह सूरी
1540 से 1545 5 साल तक ही शासन कर पाया और 45 के बाद इसके कई उत्तराधिकारी आए, लेकिन कोई भी योग्य उत्तराधिकारी, कोई भी शेर शाह जैसा शासक नहीं बन पाया। तो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी देख लीजिए। शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सूर वंश का शासक बनता है। 1545 से 1553 यानी कि 8 साल तक यह शासक रहा। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 1555 और अंतिम शासक सूर राजवंश का था सिकंदर शाह सूर 1555 ईस्वी, है ना। यह अंतिम शासक था सूर राजवंश। इसी सिकंदर शाह सूर एक कमजोर प्रवृत्ति का शासक साबित हुआ। इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर हुमायूं आक्रमण कर दिया। हुमायूं जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, जब देखा कि सूर राजवंश में कमजोर शासक बना है, तो मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को हुमायूं पराजित कर देता है और दिल्ली पर पुनः मुगल राजवंश को स्थापित करता है। इस तरह सूर राजवंश का अवसान हो जाता है 1555 ईस्वी में। सूर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिकंदर शाह सूर, जिसको भी हुमायूं पराजित करके फिर से मुगल राजवंश की स्थापना दिल्ली के तख्त पर करता है। ठीक है। शेर शाह सूरी का प्रशासन, शेर शाह सूरी केवल 5 साल शासन किया, लेकिन वह काम कर दिया जो कई शासकों ने नहीं किया था। जो कई शासकों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन शेर शाह सूरी जैसा शासन नहीं कर पाया, है ना। भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी का नाम प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए जाना जाता है, प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए जाना जाता है। अपने अल्पकालीन शासन काल में यह अपने शासन को इतना दुरुस्त कर दिया था कि आने वाले वर्षों में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बना। और अकबर भी जब शासन करना शुरू किया, तो अकबर भी शेर शाह सूरी के प्रशासन को आधार बना करके शासन किया। तो 5 साल में ही यह बेहतरीन काम करके गया। यह पहला मुस्लिम शासक था जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह जनता के लिए समर्पित किया था, जनता के हित में कार्य करने के लिए समर्पित किया था। ऐसा करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मुख्य रूप से वित्तीय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण रहा। शेर शाह सूरी कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उसकी वित्तीय व्यवस्था जो थी वह काफ़ी बेहतरीन थी। और शेर शाह सूरी का वित्त मंत्री और कोई नहीं बल्कि टोडरमल था, जो कि अकबर के काल में भी रहा था, है ना। टोडरमल पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहा, बाद में अकबर के दरबार में। तो शेर शाह सूरी का वित्त मंत्री टोडरमल था। शेर शाह सूरी लगान निर्धारित करने के लिए 3 प्रणाली को अपनाया था: गल्ला बख्शी, नस्क, नगदी या जब्ती प्रणाली। गल्ला बख्शी क्या था कि खेत का ही बंटवारा करके लगान निर्धारित किया गया। नस्क यानी कि फसल होने के बाद लगान निर्धारित करना। नगदी या जब्ती प्रणाली की यानी कि फसल के बदले में नगद राशि के रूप में लगान लेना। ये 3 व्यवस्था था लगान निर्धारित करने का: गल्ला बख्शी, नस्क, नगदी या जब्ती प्रणाली। शेर शाह सूरी जो है गल्ला बख्शी मुख्य रूप से अपने शासन काल में लागू किया। लगान निर्धारित करने के लिए गल्ला बख्शी प्रणाली को मुख्य रूप से लागू किया था। गल्ला बख्शी का 3 था: खेत बटाई, है ना, लंक बटाई, रास बटाई। खेत बटाई मतलब खेत का ही बंटवारा करके लगान निर्धारित करना। लंक बटाई मतलब कि खेत में जब फसल है तो उसका बंटवारा करके लगान निर्धारित करना। और रास बटाई मतलब फसल के कटाई के बाद लगान निर्धारित करना। ये 3 गल्ला बख्शी क्या था? लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी गल्ला बख्शी। और गल्ला बख्शी 3 प्रकार का होता था: खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। ठीक है। शेर शाह के समय में
4 केंद्रीय विभाग थे। शेरशाह के समय में 4 केंद्रीय विभाग थे। कौन कौन विभाग था? 4 केंद्रीय विभाग देख लेते हैं। शेरशाह के शासन काल में 4 केंद्रीय विभाग कौन कौन था? तो देखते हैं। पहला क्या है? पहला इसमें है दीवानी वजारत। दीवानी वजारत का मतलब क्या है कि आर्थिक लेखा जोखा विभाग होता था, दीवानी वजारत। दीवानी आरिज सैन्य विभाग था। दीवानी रसालत विदेश विभाग था, विदेश मंत्री को दीवानी रसालत कहा जाता था। दीवान इंसा दरबार के लेखा जोखा आदेश लिखने का कार्य दीवान इंसा करता। ये 4 विभाग शेरशाह सूरी के काल में था। फिर से बोलेंगे, दीवानी वजारत, दीवानी आरिज, दीवानी रसालत और दीवान ए इंसा। शेरशाह सूरी के शासन काल के समय 4 विभाग यानी कि 4 मंत्रियों का नाम आता है। ये ध्यान में रखना है शेरशाह सूरी के शासन काल में। ठीक है। शेरशाह सूरी जो है वह खेत की माप करने के लिए जो है वह जब कोई अधिकारी खेत की माप करने के लिए जाते थे तो जरीबाना नामक शुल्क किसानों से लेते थे। जरीबाना नामक शुल्क किसानों से लेते थे खेत की माप करने के लिए। ये खेत की माप करने के लिए जरीबाना शुल्क 2.5% किसानों से लिया जाता था और मुँहसिलाना कर संग्रह शुल्क प्रत्येक किसान से लिया जाता था। मतलब कि खेत की माप हो गई, कर संग्रह जब लिया जाता था, लगान जब लिया जाता था किसानों से, तो लगान संग्रह करने के एवज में मुँहसिलाना शुल्क किसानों से लिया जाता था 5%। जरीबाना खेत की माप करने के लिए 2.5% जरीबाना शुल्क, मुँहसिलाना कर संग्रह शुल्क था 5%। ये हर एक किसान को देना होता था। ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा ही रुपया नामक मुद्रा चलाया गया। 178 ग्रेन का, ग्रेन मतलब उस समय ग्राम को ग्रेन कहा जाता था, तो 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था। रुपया चलाने वाला पहला शासक कौन था? शेरशाह सूरी ही था। जो आज हम लोग भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया है, यह रुपया कौन दिया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया नाम दिया था। चांदी का रुपया चलाया, कितने वजन का था? तो 178 ग्रेन का था। और दूसरा 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। तांबे का जो मुद्रा था उसका नाम था दाम। तांबे का मुद्रा का नाम था दाम और चांदी के मुद्रा का नाम था रुपया। रुपया 178 ग्रेन का, दाम 380 ग्रेन का ये चलाया था। और सिक्कों को ढालने के लिए टकसाल स्थापित किया था। टकसाल यानी कि जहां पर सिक्का निर्माण होता उसको टकसाल कहा जाता। शेरशाह सूरी अपने शासनकाल 5 साल के अल्पकालीन शासनकाल के दौरान अपने जनता के हित के लिए सर्वाधिक काम किया। हमेशा जनता के हित के बारे में सोचता था। वह 1700 सरायों का निर्माण किया। सोच सकते हैं कि 5 साल के अल्पकालीन शासनकाल में वह 1700 सरायों का निर्माण करवाया ताकि जनता जो है वहां पर आकर रुक सके, ठहर सके, विश्राम कर सके। उसने आज के एनएच के समान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड आज जो नेशनल हाईवे है वह ग्रैंड ट्रंक रोड के आधार पर ही बना है। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कलकत्ता से पेशावर तक करवाया था। कलकत्ता से पेशावर तक। इस रोड को सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर तक। इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। और बाद में भारत में जो नेशनल हाईवे बना वह ग्रैंड ट्रंक रोड के आधार पर ही बना था। ठीक है। तो इतना बेहतरीन काम किया शेरशाह सूरी। इसने पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तित कर पटना कर दिया। आज भी पटना नाम है, पहले पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र पूरे एंशिएंट एज में उसका नाम पाटलिपुत्र ही रहा और इसका नाम परिवर्तित किया, पटना कर दिया शेरशाह सूरी। ओके। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का भी प्रचलन किया। डाक व्यवस्था का प्रचलन करने वाला पहला शासक था शेरशाह सूरी। इसने सरकारी भूमि पर पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। पट्टा पर मतलब कि सरकारी भूमि को ठेका पर लेना, है ना, बोली लगा करके सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए ठेका पर लेना। और कबूलियत यानी कि
कबूल करना कि हम 5 साल के लिए ठेका पर लिए हैं। तो इसको पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा कहा गया। ये भी शेर शाह सूरी अपने शासन काल में चलाया था। ओके, निर्माण कला देख लीजिए। शाह सूरी दीन पना किले शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा प्रथा की शुरुआत किया। सब समझ में आ गया पट्टा प्रथा क्या है? सरकारी भूमि पर भूमि को ठेका पर लेना, है ना। पट्टा प्रथा कबूलियत मतलब कि हम कबूल करते हैं कि हम 5 साल के लिए 10 साल के लिए ले रहे हैं, उसको कबूलियत प्रथा कहा गया। शेर शाह सूरी निर्माण क्या करवाया? तो निर्माण में वह दीन पना किला जो कि हुमायूं बनवाया था, है ना, दीन पना किले को तुड़वाकर उसके स्थान पर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। ओके, और पुराना किला में किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 चीज बनवाया, दीन पना किले को तुड़वा करके पुराना किला बनवाया और उस किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, किला ए कोहना। सासाराम में हम बताए कि झील के बीच में चारों तरफ झील है और उसके बीच में अपना मकबरा खुद बनवाया अपने जीवन काल में। तो ये इसका जो है अपने अल्पकालीन शासन काल के दौरान मुख्य रूप से 3 निर्माण कला वह दिखाया, निर्माण का कार्य किया। प्रसिद्ध विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। हालांकि शेर शाह सूरी के दरबार में नहीं रहे, लेकिन शेर शाह सूरी के समकालीन थे, जो पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए थे, पद्मावत। ओके, तो ये था शेर शाह सूरी। ये तो हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको नहीं पढ़ना है ना। शेर शाह सूरी जिसका कि शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा, लेकिन अल्पकालीन शासनकाल के दौरान वह प्रशासनिक व्यवस्था में बेहतरीन काम किया। वह अपने शासनकाल में इतना काम करके गया कि आगे अकबर और आगे अंग्रेजी शासन प्रणाली भी शेर शाह सूरी के कई प्रणाली को अपने यहाँ लागू की। जैसे कि रुपया को अंग्रेजी शासन काल में लागू किया गया। भारतीय मुद्रा का इकाई बनाया गया रुपया अंग्रेजी काल में। तो रुपया कौन चलाया? तो शेर शाह सूरी। अकबर भी जब अपने प्रशासन में सुधार करना चाहा तो शेर शाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को यह आधार बनाया। तो यह इतना बेहतरीन शासक साबित हुआ, दूरदर्शी शासक साबित हुआ, और यह पहला मुस्लिम शासक था जो कि पूरी तरह से अपने प्रशासन को जनता के लिए समर्पित कर दिया था। सोच सकते हैं कि 1700 सराय 5 साल में बनाना कोई खेल बात नहीं है। 1700 सराय, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कलकत्ता से पेशावर तक, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त करना, चांदी का रुपया चलाना, तांबे का दाम चलाना। तो ये 5 साल में तो सोचते सोचते समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन यह 5 साल में इतना बेहतरीन काम किया कि आज भी लोग शेर शाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को याद करते हैं। ठीक है, एक बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी कहे थे कि मैं शेर शाह सूरी के प्रशासन के आधार पर ही शासन करना चाहता हूं। मैं शेर शाह सूरी जैसा शासन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा शासन जनता के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि ये पहला मतलब दिल्ली साम्राज्य का पहला शासक था जो पूरी तरह से स्वयं को जनता के लिए समर्पित कर दिया, जो भी काम किया जनता के हित में काम किया। तो ये था शेर शाह सूरी सूर राजवंश। ठीक है,